वेलकम बैक फ्रेंड्स। जो अपने हम काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं इस सीरीज के अंदर, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस का पार्ट 3। अगर आप लोग फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपीएट एग्जाम, नाइपर एग्जाम, इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस करते हुए हम इनके इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आपके लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो इस सीरीज को आप पूरा का पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपीएट एग्जाम, नाइपर एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक बैच शुरू कर रखा है जिसका नाम है अचीवर्स बैच फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम। उससे आप ज्वाइन करें, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते समय वहां पे राम प्रकाश 10 कोड डाल के ज्वाइन करें। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा ये कोड राम प्रकाश 10, ये वाला कोड आप डालकर ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको फर्दर 5 to 10% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए ये कोड अगर आप कोई सा भी बैच ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, किसी भी तरीके का बैच ज्वाइन करते हैं तो इसे डालकर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको 5 to 10% डिस्काउंट 100% मिलने वाला है। तो इसे जरूर ज्वाइन करें और जब भी ज्वाइन करें तो ये कोड डाल के ही ज्वाइन करें। तो देखिए आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने ये। देखिए क्वेश्चन है जेसुर्स बार्क इज द सिनोनिम ऑफ। आपको ये बताना है कि जेसुर्स बार्क किसका सिनोनिम होता है। ऑप्शन ए है सिन्नामोन, ऑप्शन बी है कुर्ची, ऑप्शन सी है सिनकोना एंड ऑप्शन डी है अश्वगंधा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग शायद मेरे को लग रहा है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू भी कर दिया होगा। देखिए काफी लोगों का आंसर भी आ चुके होंगे, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि सिनकोना। देखिए जेसुर्स बार्को सिनकोना प्लांट का सिनोनिम है। अब इसके देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जेसुर्स बार्क को क्या कहा जाता है, सिनकोना बार्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आता ही है जैसा कि अभी सामने आया है। इसके अलावा इसको पेरुवियन बार्क भी कहा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे पेरुवियन बार्क भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे चाइना बार्क भी कहा जाता है। तो यहाँ इसमें क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि पेरुवियन बार्क किसका सिनोनिम है, तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि सिनकोना को ही पेरुवियन बार्क कहा जाता है। देखिए अब ये ऑब्टेंड कहाँ से होता है, इसका जो बॉटनिकल सोर्स है उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ऑब्टेंड होता है आपका प्लांट सिनकोना ऑफिसिनेलिस से। इसका जो बॉटनिकल सोर्स है वो है प्लांट सिनकोना ऑफिसिनेलिस। और इसकी फैमिली के बारे में तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सी फैमिली का प्लांट है, तो ये रूबिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, रूबिएसी फैमिली। तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, जेसुर्स बार्क रूबिएसी फैमिली से ऑब्टेंड किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो है क्विनिन। क्या है, क्विनिन, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में काम आता है। और ये ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, प्लांट के बार्क या फिर स्टेम ऑफ प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। यानी ये एक प्रकार की ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में आपने सुना ही होगा। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग यानी ऐसी ड्रग जिसके अंदर सेल्यूलर पार्ट प्रेजेंट हो। क्या हो, सेल्यूलर पार्ट प्रेजेंट हो, ऐसी ड्रग को अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जैसे कि बार्क, स्टेम, लीफ, फ्रूट, ये जहाँ से ये ऑब्टेन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और मान लो सेल्यूलर पार्ट एब्सेंट हो, सेल्यूलर पार्ट नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि लेटेक्स हो गया, गम हो गया, जिसके अंदर सेल्यूलर पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय। ट्यूबरकुलोसिस इनमें से किसके टेस्ट से डायग्नोस होता है वो आपको बताना है। ट्यूबरकुलोसिस को हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए है विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी है एलिजा टेस्ट, ऑप्शन सी है मेंटॉक्स टेस्ट एंड ऑप्शन डी है अलर्ट्स मेथड। आपको इसका आंसर बताना है। ट्यूबरकुलोसिस को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, विडाल टेस्ट, एलिजा टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट एंड अलर्ट्स मेथड। देखिए काफी लोगों ने इसका भी आंसर देना शुरू कर दिया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मेंटॉक्स टेस्ट। कैसे रहेगा, मेंटॉक्स टेस्ट से ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस किया जाता है। देखिए मेंटॉक्स टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। और ये माइकोबैक्टीरियम जो भी होते हैं ना, इनकी सेल वाल के अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, माइकोलिक एसिड। इसलिए जो भी आपकी नॉर्मल स्टेन होती है, जैसे कि अपन बोलते हैं नॉर्मल स्टेन बैक्टीरिया की कौन कौन सी हो गई,
ग्राम पॉजिटिव स्टेन, ग्राम नेगेटिव स्टेन, ये नॉर्मल स्टेनिंग है ना। तो ये ग्राम पॉजिटिव स्टेन या ग्राम नेगेटिव स्टेन को उस स्टेन के साथ में रिएक्शन नहीं देता है, पता नहीं चल पाता है अपन को ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। तो इसके लिए अलग से स्टेन होती है जिसे हम बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। क्या होती है? एसिड फास्ट स्टेनिंग, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड, इट गिव्स एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो जो भी माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज है वो जनरली क्या देती है? एसिड फास्ट स्टेनिंग देती है, क्योंकि उनके अंदर क्या रहता है? माइकोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एलिजा टेस्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन एलिजा टेस्ट भी है। तो एलिजा की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार एलिजा की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, एलिजा की फुल फॉर्म भी पूछी गई है एग्जाम में, तो ये मालूम होना चाहिए। एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम, L फॉर लिंक्ड, I फॉर इम्यूनो, S फॉर सॉर्बेंट एंड A फॉर एसे। तो इसका फुल फॉर्म हो गया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये आपकी एलिजा की फुल फॉर्म है। और ये एलिजा टेस्ट किसके काम आता है? इट इज यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडी इन ब्लड। ये ब्लड के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है उसके बारे में बताने में काम आता है एलिजा टेस्ट, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट होता है वाइडाल टेस्ट, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये टाइफाइड फाइंड आउट करने के लिए कि पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं, उसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। और टाइफाइड होता किसकी वजह से है? टाइफाइड आपका साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। तो इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा डिजीज एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है वो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी है आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी है पर्टुएसिस एंड ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, है ना। तीसरा हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। कईयों ने इसका आंसर भी देना शुरू कर दिया है। इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या होगा? देखिए जो भी आप आंसर कर रहे हैं उसको आप एक शीट पे लिख लीजिएगा। अगर आपके फाइनल लास्ट में देखिएगा आपने जो 20 क्वेश्चंस दिए हैं उनमें आपके कितने आंसर राइट हुए हैं वो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। टोटल जो भी आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें से ईमानदारी से जरूर लिख के बताइएगा कि आपके कितने राइट हुए हैं। मैं उसी के हिसाब से आपका इवैल्यूएशन कमेंट बॉक्स में लिख के बताऊंगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर आपसे गोल्डन क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जो भी आर्टरीज होती है ब्लड हार्ट के अंदर, वहां पे अगर मान लो इस तरीके से डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का और वहाँ पे आर्टरी का ब्लॉकेज होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, या फिर हार्ट के अंदर होता था आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी डिजीज के बारे में। ये एक प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस, पर्टुएसिस और इन्फ्लुएंजा के बारे में। देखिए ये तीनों ही कम्युनिकेबल डिजीज है। देखिए द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पास और कैरिड फ्रॉम पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर मान लो जहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली चला जाए या फिर इनडायरेक्टली चला जाए तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जनरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। फीकल ओरल रूट से भी हो सकती है। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करने वाली कम्युनिकेबल डिजीज तो ये जनरली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। यानी कोई खांसता है, छींकता है, स्नीजिंग करता है तो वो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी और उनके कांटेक्ट में आने से कोई हेल्थी इंडिविजुअल वहाँ पे इन्फेक्ट हो जाएगा, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। अब हम कुछ कम्युनिकेबल डिजीज और उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहली कम्युनिकेबल डिजीज हो गई यहाँ पे वूपिंग कफ, जिसे हम बोलते हैं पर्टुएसिस। पर्टुएसिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है बोर्डेटेला पर्टुएसिस। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बोर्डेटेला पर्टुएसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वूपिंग कफ का, ठीक है ना। काली कुकर खांसी भी बोलते हैं, काफी बच्चों में बहुत ज्यादा होती है ये और बहुत ही ज्यादा खांसी होती है बच्चों में। ये पर्टुएसिस बोर्डेटेला पर्टुएसिस से होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसका ये भी पूछा गया है कई बार कि वूपिंग कफ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा होता है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस से। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है डिप्थीरिया। ये भी चिल्ड्रंस में ज्यादा होता है।
डिप्थीरिया। और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्या है? कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है डिप्थीरिया के बारे में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट देखें चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स आपका पॉक्स वायरस या फिर वेरिसेला वायरस से होता है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का भी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। एंड मीजल्स आपका आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज, जो कहाँ से होती है वो भी हमें पता चल गई। साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है वो भी हमें पता चल गई। देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अदर एग्जाम्पल क्या रहेंगे, जैसे कि कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और इसके अलावा डायबिटीज हो गया। ये सारी की सारी है ना डिजीज आपकी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। या फिर आई का कैटेरेक्ट वगैरह हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। और कम्युनिकेबल में आपकी ये हो गई यहाँ वाली। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन एग्जाम्पल ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट इज, इनमें से कौन सा एक एल्काइलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शन बी है मिटोमाइसिन सी, ऑप्शन सी है डोनोरोबिसिन एंड ऑप्शन डी है 5-फ्लोरोयूरेसिल। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल एल्काइलेटिंग एजेंट का है। देखिए काफी लोगों ने इसका आंसर भी देना शुरू कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। काफी लोग इसका आंसर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना वो क्या रहेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि साइक्लोफॉस्फामाइड। ये आपका एल्काइलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल है। देखिए ये एल्काइलेटिंग एजेंट कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये जनरली एंटी कैंसर ड्रग्स में आते हैं। एंटी कैंसर ड्रग का अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे एल्काइलेटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट्स, ये सारी कैटेगरीज रहेगी। तो अगर हम एल्काइलेटिंग एजेंट की कैटेगरीज के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी उसमें ग्रुप रहेंगे, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप है नाइट्रोजन मस्टर्ड, ठीक है ना। नाइट्रोजन मस्टर्ड के जो एग्जाम्पल है वो है मेक्लोएथामीन, जिसमें अपन बोलते हैं मस्टिन हाइड्रोक्लोराइड। इसके अलावा है साइक्लोफॉस्फामाइड, इफोस्फामाइड, क्लोरेम्ब्यूसिल, मेल्फलान, ये सारे के सारे एल्काइलेटिंग एजेंट हैं। सेकेंड है इथाइलिन इमीन एल्काइल सल्फोनेट, जिसके एग्जाम्पल है थायोटेपा और अल्ट्रेटाइन, जिसका वो हम हेक्सामिथाइल अमीन भी कहते हैं। थर्ड कैटेगरी है नाइट्रोसोयूरिया, जिसके अंदर रहेगा कार्मस्टीन एंड लोमस्टीन। फिर आती है ट्राइजीन्स, जिसके एग्जाम्पल है डेकार्बाजिन, टेमोजोलामाइड एंड प्रोकार्बाजिन। एंड लास्ट कैटेगरी इसमें रहेगी एल्काइलेटिंग एजेंट में, वो है एल्काइल सल्फोनेट, जिसका एग्जाम्पल है ब्यूसल्फान। तो ये इस तरीके से एल्काइलेटिंग एजेंट की कैटेगरी इसके अंदर रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कैलामाइनिस, कैलामाइन क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है बेसिक जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है बेसिक जिंक सल्फेट, ऑप्शन सी है बेसिक जिंक कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है बेसिक जिंक हाइड्रोक्साइड। आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। कैलामाइन क्या है? बेसिक जिंक ऑक्साइड, बेसिक जिंक सल्फेट, ऑप्शन सी है बेसिक जिंक कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है बेसिक जिंक हाइड्रोक्साइड। देखिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया था इसलिए लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्लास रेगुलर चलती रहेगी। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर, तो वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बेसिक जिंक ऑक्साइड। क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन ए, बेसिक जिंक ऑक्साइड। देखिए कैलामाइन होता क्या है? बेसिक जिंक ऑक्साइड विथ 0.5% फेरिक ऑक्साइड। बेसिक जिंक ऑक्साइड में अगर 0.5% फेरिक ऑक्साइड इंक्लूड हो तो वो आपका कैलामाइन है, ठीक है ना। देखिए बेसिक जिंक ऑक्साइड वर्क एज एस्ट्रिंजेंट, ये जनरली कैसे काम करता है? एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है। जबकि आपका अगर इसमें हम फेरिक ऑक्साइड मिला देंगे तो ये कैसे हो जाएगा? एंटी प्लूराइटिक एजेंट की तरह काम करेगा, यानी इचिंग वगैरह होगी, खुजली वगैरह होगी तो उसको खुजली वगैरह को कम कर देगा, ठीक है ना। एंटी प्लूराइटिक एजेंट की तरह काम करेगा। इट इज यूज टू ट्रीट माइल्ड इचिंग काउज बाय सनबर्न। अगर मान लो सनबर्न की वजह से इचिंग होती है तो उसको ट्रीट करने में काम आता है। इंसेक्ट बाइट की वजह से इचिंग होती है तो उसको ठीक करने में काम आता है। आईवी पॉइजनिंग की वजह से इचिंग होती है तो उसको ठीक करने में काम आता है। या फिर कोई भी अदर स्किन कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर इचिंग हो जाती है तो वहाँ पे ये आपका काम आता है कैलामाइन, ठीक है। अब देखिए जो पिंक कलर होता है कैलामाइन का, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पिंक कलर ऑफ कैलामाइन किसकी वजह से होता है? तो पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। किसकी वजह से होता है?
फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पिंक कलर ऑफ कैलामाइन किसकी वजह से होगा? फेरिक ऑक्साइड की वजह से होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोट्राइमोक्साजोल इज ए मिक्सचर ऑफ सल्फामिथोक्साजोल रेशियो ट्राइमेथोप्रिम। आपको बताना है कि कोट्राइमोक्साजोल में सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का क्या रेशियो रहता है, ये बताना जल्दी से। कोट्राइमोक्साजोल में सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का रेशियो क्या रहता है, वो आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 5:1, ऑप्शन बी है 1:5, ऑप्शन सी है 4:1 एंड ऑप्शन डी है 1:4। जल्दी से इसका आंसर बताना है। देखिए काफी लोगों का कमेंट इसमें आने लग गया है। आपको 4 ऑप्शन में से आंसर बताना है। पहला है 5:1, दूसरा है 1:5, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 4:1 एंड चौथा ऑप्शन है 1:4। देखिए यहाँ पे भी आंसर आने शुरू हो गए हैं। आपका इसका राइट आंसर होगा वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 5:1। देखिए कोट्रामोक्साजोल की बात करें तो कोट्रामोक्साजोल नाम से ही क्या पता चलता है, CO को मतलब कॉम्बिनेशन, को का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। ट्राई मतलब ट्राइमेथोप्रिम, किसका कॉम्बिनेशन है? ट्राइमेथोप्रिम प्लस मोक्साजोल। मोक्साजोल का मतलब क्या हो गया? सल्फा मिथोक्साजोल। मोक्साजोल है ना, सल्फा मिथोक्साजोल है नाम। तो ट्राइमेथोप्रिम, ट्रिम का मतलब हो गया ट्राइमेथोप्रिम और ऑक्साजोल का मतलब हो गया सल्फा मिथोक्साजोल। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए एस में क्या होता है, एस का वैल्यू देखिए, एस कैसे लग रहा है? 5 की तरह लग रहा है। एस कैसे लगता है? 5 की तरह लगता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जहां पे सल्फा मिथोक्साजोल होगा वो 5 में होगा और दूसरा जो भी होगा साथ में ट्राइमेथोप्रिम है वो 1 होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 5:1। अगर यहाँ पे मैं पूछ लेता कोट्रामोक्साजोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फा मिथोक्साजोल, तो वहां पे आंसर आता 1:5। देखिए सल्फा मिथोक्साजोल को हमेशा आपको 5 करना है और ट्राइमेथोप्रिम को 1 करना है, ठीक है। तो कोट्रामोक्साजोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फा मिथोक्साजोल, जिसका रेशियो होगा 1:5। देखिए यहाँ पे 1:5 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सल्फा मिथोक्साजोल बाद में लिखा हुआ है और यहाँ पे सल्फा मिथोक्साजोल पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे 5 पहले आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए लेते हैं कि क्योंकि इन दोनों की टी हाफ लाइफ सेम होती है, दैट इज 10 आवर्स होती है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में लेते हैं। और ये ब्लड में जाने के बाद इनकी कंसंट्रेशन लगभग 1:20 तक पहुंच जाती है। कितनी पहुंच जाती है? 1:20 तक। देखिए पहले कितनी थी? 1:5 और ब्लड में जाने के बाद में इसकी कंसंट्रेशन 1:20 हो गई। अब हम देखें इन दोनों ड्रग का मैकेनिज्म की ये दोनों कैसे काम करती है। तो सल्फोनामाइड एक्ट करती है एज इनहिबिटिंग फोलेट सिंथेटेज। सल्फोनामाइड नाम है, एस से फिर याद रख सकते हैं सिंथेटेज। इससे क्या याद रख सकते हैं? सिंथेटेज। तो सल्फोनामाइड किसको इनहिबिट करती है? फोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। जबकि ट्राइमेथोप्रिम या फिर इसके साथ में अगर पायरीमेथामिन की बात भी करें तो ये दोनों ही फोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। किसको करती है? रिडक्टेज एंजाइम को। तो ट्राइमेथोप्रिम एंड पायरीमेथामिन इनहिबिट फोलेट रिडक्टेज एंजाइम एंड सल्फोनामाइड इनहिबिट फोलेट सिंथेटेज एंजाइम। देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए लेते हैं साथ में कि ये दोनों ही सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करती है। जैसे कि जहाँ पे आपका फोलिक एसिड की सिंथेसिस हो रही है बैक्टीरिया के अंदर, तो ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देती है। दोनों सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करती है, जिससे कि फोलिक एसिड की सिंथेसिस रुक जाएगी। तो इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में लिया जाता है। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये दोनों कौन सा एक्शन शो करती है, तो ये सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करने की वजह से इनका कॉम्बिनेशन लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास में मजा आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9 इज यूज्ड एज, यानी कोई सर्फेक्टेंट है जिसकी HLB वैल्यू का मतलब हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस वैल्यू। देखिए फुल फॉर्म बता देता हूं मैं वापस आपको। हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9, ऐसा सर्फेक्टेंट जिसकी HLB वैल्यू 7 से 9 के बीच में है, वो किस तरीके से एक्ट होगा, ठीक है ना।
चार ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए है डिटर्जेंट, ऑप्शन बी है वेटिंग एजेंट, ऑप्शन सी है डब्ल्यू बाई एमल्सिफाइंग एजेंट एंड ऑप्शन डी है एंटी फोमिंग एजेंट। देखिए इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन HLB से रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफी लोगों ने इसका आंसर भी देना शुरू कर दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि वेटिंग एजेंट, है ना। तो देखिए HLB वैल्यू दी किसने थी, एक ग्रिफिन साइंटिस्ट है, उन्होंने HLB वैल्यू जनरेट की थी सबसे पहले। ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट है, ये भी एक बार पूछा गया है कि HLB वैल्यू किसने दी थी, तो ग्रिफिन साइंटिस्ट, है ना, उन्होंने दी थी। ये जनरली सरफेक्टेंट के रूप में काम करते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं। जो सरफेक्टेंट होते हैं ना, सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, और उनको हम कैसे काम में लेते हैं, जैसे एमल्सन बनाता है या फिर सस्पेंशन बनाता है, तो वहाँ पे हम सरफेक्टेंट को काम में लेते हैं। देखिए अलग अलग सरफेक्टेंट की अलग अलग HLB वैल्यू रहेगी। यहाँ पे देखिए अगर हम 0 से बात करें, 0 से लेके 18 तक की यहाँ HLB वैल्यू की स्केल बना रखी है मैंने यहाँ पे। अगर 0 से यहाँ नीचे वाला पार्ट करें तो ये नीचे वाला पोर्शन है 0 से 6 तक, ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ लाइपोफिलिक। अगर लाइपोफिलिक सब्सटेंस है तो वहाँ पे मेरे को ऐसा सरफेक्टेंट यूज में लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 0 से 6 है। और अगर कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है कंटिन्यूअस फेज, तो वहाँ पे मेरे को ऐसा सरफेक्टेंट लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 9 से अबव हो। और ये बीच वाला होता है ना 6 to 9, ये वाटर डिस्पर्सिबल के लिए है। देखिए अब यहाँ पे देखिए अलग अलग मैं बता देता हूँ कैटेगरी। एंटी फोमिंग एजेंट सबसे पहला आ गया, एंटी फोमिंग एजेंट यानी जो जाग बनने से रोकते हैं, एंटी फोमिंग एजेंट, उनकी HLB वैल्यू रहती है 2 से लेकर 3 तक। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एंटी फोमिंग एजेंट की वैल्यू, ये जितने भी टेबल दे रखी है उनमें से कभी किसी का भी पूछा जा सकता है, तो इन सब की वैल्यू आपको लर्न होनी जरूरी है। दूसरा है वाटर इन ऑयल टाइप एमल्सिफाइंग एजेंट, यानी वाटर इन ऑयल। ऑयल यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस फेज में, यानी हाइड्रोफोबिक फेज क्या है आपका, कंटिन्यूअस। हाइड्रोफोबिक फेज क्या है, कंटिन्यूअस, या यूं कहें लाइपोफिलिक फेज क्या है, कंटिन्यूअस। इसलिए W/O एमल्सन में नीचे वाला जो 6 से नीचे वाली है सरफेक्टेंट जिसकी HLB वैल्यू 6 से नीचे है जस्ट, उनको हम काम में लेते हैं W/O एमल्सिफाइंग एजेंट में, यानी जिनका HLB वैल्यू क्या रहेगा 3 से लेकर 6 के बीच में। नेक्स्ट देखें वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट। वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट की जो सरफेक्ट HLB वैल्यू रहेगी वो रहेगी 7 to 9, जो कि एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 7 to 9 किसकी रहती है, तो यहाँ पे आपकी वेटिंग एजेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है O/W एमल्सिफाइंग एजेंट। देखिए O/W इन ऑयल इन वाटर, यहाँ पे वाटर आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस फेज। तो O/W एमल्सिफाइंग एजेंट में देखें तो 8 से लेकर 16 तक जो वैल्यू रहेगी वो O/W एमल्सिफाइंग एजेंट की रहेगी। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की HLB वैल्यू 13 से लेकर 15 तक रहेगी। एंड लास्ट में आता है सोल्यूबलाइजिंग एजेंट, जिनकी HLB वैल्यू 15 से 18 तक रहेगी। तो ये जितनी भी वैल्यूज है एंटी फोमिंग एजेंट की, W/O एमल्सिफाइंग एजेंट की, वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट की, O/W एमल्सिफाइंग एजेंट की, डिटर्जेंट की, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। और इस क्वेश्चन में 7/9 पूछा है, तो यहाँ पे आपका आंसर वेटिंग एजेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। मेडिकेटेड एल्कोहलिक लिक्वर्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रो वेजिटेबल जूसेस विथ हनी और जेगरी आर कॉल्ड। वे मेडिकेटेड एल्कोहलिक लिक्वर्स के बारे में बताना है, जो कि फर्मेंटेशन ऑफ रो वेजिटेबल जूस से बनाए जाते हैं, जिसमें हनी या फिर गुड़, जेगरी का मतलब गुड़, डाल के फिर बनाया जाता है। तो ऐसी प्रिपरेशन को, ऐसी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अरक्स, दूसरा है अरिस्टास, तीसरा है अश्वज एंड ऑप्शन डी है अवला। तो आपको बताना है कि ऐसी प्रिपरेशन को, ऐसी फॉर्मुलेशन को क्या कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ऐसी टॉपिक को पढ़ के नहीं जाते हैं और वहां पे ये क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको चारों की डेफिनेशन अच्छे से समझाने वाला हूँ। मेडिकेटेड एल्कोहलिक लिक्वर्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रो वेजिटेबल जूसेस विथ हनी और जेगरी आर कॉल्ड अरक्स, अरिस्टास, अश्वज एंड अवलेज। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि अश्व। यानी अश्व कौन सी प्रिपरेशन है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। ये एक प्रकार की मेडिकेटेड एल्कोहलिक प्रिपरेशन है। क्या है, मेडिकेटेड एल्कोहलिक प्रिपरेशन है, लिक्वर्स है जो कि फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। रो वेजिटेबल जूसेस को फर्मेंट करके बनाया जाता है।
फर्मेंटेशन होने की वजह से वो एल्कोहलिक लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही उसे मीठा करने के लिए हनी और जेगरी मिक्स किया जाता है, तो वो आपका कहलाएगा अश्वेज। अब देखिए यहाँ पे अरक अरक करके एक प्रिपरेशन होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। दिस इज लिक्विड प्रिपरेशन। ये क्या है? अरक क्या है? लिक्विड प्रिपरेशन है, जो कि फ्रेश फ्लावर है या फिर सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट है, जो भी सॉफ्ट पार्ट है प्लांट का, जिसके अंदर वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट रहता है। क्या है? वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट। बढ़िया सा फ्रेग्रेंस रहता है, फ्लेवर रहता है, खुशबू आती है, एरोमा रहता है, एरोमेटिक वोलेटाइल सब्सटेंस रहता है, तो उसको डिस्टिलेशन करके ऑब्टेन किया जाता है, अरक, है ना। लिक्विड प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेश फ्लावर एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट कंटेनिंग वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट, तो उसको हम बोलते हैं अरक। ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है अरिस्टास। अरिस्टास क्या कहलाती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अरिस्टास क्या है? वीक एल्कोहलिक प्रिपरेशन। ये एक प्रकार की एल्कोहलिक प्रिपरेशन है, जो कि क्या है? वीक एल्कोहलिक प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड बाय द मेकिंग ए डिकॉक्शन ऑफ द ड्रग। सबसे पहले तो डिकॉक्शन बनाएंगे ड्रग का, एंड देन अलाउइंग देम टू अंडरगो फर्मेंटेशन, और उसके बाद में हम उसको अलाउ करेंगे फर्मेंटेशन करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ रॉ शुगर और हनी। यानी रॉ शुगर या फिर हनी के साथ में हम उसको फर्मेंट करेंगे। पहले तो ये भी एक प्रकार की, देखिए अश्व और अरिस्टा में थोड़ा सा चेंजेस है। ये एक प्रकार की वीक एल्कोहलिक प्रिपरेशन है, ठीक है ना। और ये प्रिपेयर कैसे की जाती है? पहले तो डिकॉक्शन किया जाता है ड्रग का पहले क्या किया जाता है? डिकॉक्शन, और उसके बाद में उसको फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रॉ शुगर एंड हनी, तो वो आपका अरिस्टा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अवले। अवले क्या है? अवले देखिए एक प्रकार की सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, जो कि ओरली यूज में ली जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं? इवोपरेटिंग द क्वाथ, जो भी आपका डिकॉक्शन बनाया था उसको क्या करते हैं? इवोपरेट करते हैं क्वाथ को, और उसके बाद में उसको सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी तक लेके आ जाते हैं। क्वाथ को इवोपरेट करके उसकी सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी बना लेते हैं, और उसके बाद में उसमें मेडिकामेंट को ऐड कर देते हैं, स्वीटनिंग एजेंट को ऐड कर देते हैं, या फिर कोई फ्लेवरिंग एजेंट है तो उसको भी ऐड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अवला, है ना। ये शुगर बेस्ड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, ये भी शुगर बेस्ड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं? डिकॉक्शन कर रहे हैं, और डिकॉक्शन करते करते जो भी आपका लिक्विड है उसको, जिससे अपने डिकॉक्शन किया है प्लांट पार्ट को, उसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे, जिससे कि जो भी आपका पीछे बचा हुआ वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे, और उसके बाद में हम मेडिकामेंट, स्वीटनिंग एजेंट या फिर फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम प्रिपरेशन बनाते हैं आंवले की। तो देखिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फोरम यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल or distribute by retail drugs specified in schedule C and C1 is। ऐसा कौन सा फोरम है जो कि लाइसेंस यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C और C1। यानी आपको ये बताना है कि रिटेल ड्रग्स के लिए जो अपन ड्रग का सेल करते हैं, स्टॉक करते हैं, या एग्जिबिट करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कौन सी ड्रग? फॉर शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स के लिए, तो उसके लिए कौन सा फॉरम काम में आता है? ऑप्शन ए है फॉरम 20, ऑप्शन बी है फॉरम 20A, ऑप्शन सी है फॉरम 21 एंड ऑप्शन डी है फॉरम 21A। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जल्दी से बताना है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा फॉरम काम में लिया जाता है रिटेल ड्रग्स के लिए फॉर शेड्यूल C एंड C1 ड्रग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, काफी लोगों ने इसका भी आंसर देना शुरू कर दिया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, और उसको हम समझ भी लेते हैं क्यों रहेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फॉरम 21 यानी ऑप्शन सी। यानी जो भी रिटेल ड्रग होती है उसका अगर हम शेड्यूल C और C1 के लिए जो स्पेसिफाई है उनके लिए अगर हमें फॉर्म लगाना है, फॉर्म अप्लाई करना है, तो वो क्या रहेगा आपका फॉर्म 21। देखिए यहाँ पे कुछ मैं फॉर्म्स के बारे में बता देता हूँ। 4 तरीके की ड्रग्स है, मैंने इस तरीके से इसको अरेंज कर रखा है। पहले तो आ गया अदर देन C, C1 एंड X, जिसके अंदर C, C1 और X तीनों को अपन को इंक्लूड लेके नहीं चलना है। फिर सेकंड आ गया C, C1 एक्सक्लूडिंग X, यानी यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं X शेड्यूल वाली ड्रग्स को। फिर थर्ड में लेंगे X शेड्यूल वाली ड्रग्स, एंड फोर्थ में लेंगे सभी ड्रग्स, यानी C, C1 और X तीनों को कंबाइंड ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप लर्न करोगे तो जल्दी इजीली आपको लर्न होगा। अदर देन C, C1 एंड X फर्स्ट में ले लो, फिर उसके बाद में C, C1 को ले लो, X को एक्सक्लूड कर दो, X को बाहर निकाल दो,
और थर्ड में क्या है, जो एक्स को बाहर निकाला ना वो एक्स को डाल दो, यानी यहाँ पे एक्स को रखना है। और फोर्थ में यहाँ पे फोर्थ कॉलम में C1 एंड एक्स, चारों को तीनों को साथ में कंबाइन लेना है। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके एप्लीकेशन के लिए जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं वो करते हैं 24 27 24 27, इस तरीके से लर्न कर लेना 24 27 24 27, और साथ में FB लिख देना, फेसबुक जैसे होता है ना उसी तरीके से लर्न कर लेना इसको FB। तो यहाँ पे हो गया अदर देन C1 एंड एक्स के लिए 24 नंबर फॉर्म, C1 एक्सक्लूडिंग एक्स के लिए हो गया 27 फॉर्म, एक्स के लिए हो गया 24F एंड C1 एंड एक्स के लिए होगा 27B। फेसबुक होता है फेसबुक 24 27 24 27 फेसबुक, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। अदर देन C1 एंड एक्स यहाँ पे हो गया, C1 एक्सक्लूडिंग एक्स यहाँ पे हो गया, ये एक्स यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे C1 एंड एक्स हो गया। अब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ तो एप्लीकेशन अपने लगाई, यहाँ पे क्या लगाया हमने एप्लीकेशन डाली है लाइसेंस के लिए। अब जब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हमें इशू होता है ना उसमें +1 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, जो भी आपके ये फॉर्म थे उनमें +1 कर दीजिएगा, जिससे कि होलसेल का हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इशू हो जाएगा। तो हमें जब ये इसके लिए फॉर्म इशू होता है तो 25 फॉर्म में फॉर्म वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इशू होगा। इसके लिए 27 में 1 ऐड कर दिया तो 28 में इशू होगा। इसके लिए 24F की जगह 25F में इशू होगा, और इसमें 28B में इशू होगा। तो इस तरीके से ये इशू होंगे फॉर्म। अब ये तो मैन्युफैक्चरिंग का था, ये कहाँ किसका था, मैन्युफैक्चरिंग का। अब हम बात कर लेते हैं होलसेल की। होलसेल के लिए कर दीजिए, देखिए होलसेल क्या होगा 20 20 21 20, यहाँ लिख दीजिएगा 20 21 20, और BBG क्या लिख दीजिएगा BBG 20 21 20 BBG। तो इससे इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं इसको 20 21 20 BBG। 20B हो गया आपका अदर देन C1 एंड एक्स, C1 एक्सक्लूडिंग एक्स हो गया 21B, और एक्स के लिए हो गया 20G। ठीक है, अब रिटेल की बात करें तो रिटेल में क्या होगा 20 21 20, यही है। अब यहाँ पे देखिए BBG लगाया साथ में, यहाँ पे अपन को कुछ नहीं लगाना, 20 21 20, और यहाँ पे फेसबुक का F लगा देना पीछे। ठीक है ना, तो ये रिटेल हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। तो सबसे पहले तो अपन अदर देन C1 एक्स ले रहे थे, सेकंड में अपन ले रहे थे C1 एक्सक्लूडिंग एक्स, थर्ड में एक्स ले रहे थे, है ना। तो C1 का ही पूछा है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन C यानी कि 21। इसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पे 21 एक काम में लेते हैं, और उसके लिए 21 काम में लेते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी लाइसेंस को लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस भी यहाँ से कई बार पुटअप होता है एग्जाम में, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फार्मास्यूटिक्स का। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टेबलेट इज नोन एज। अगर मान लो आपका जो पार्शियल रिमूव हो जाएगा टॉप या फिर बॉटम टेबलेट का, तो उसे हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ ए टेबलेट, जो टेबलेट होती है उसका टॉप पोर्शन या फिर बॉटम पोर्शन अगर पार्शियली या कंप्लीटली रिमूव हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है केपिंग, ऑप्शन बी है पिकिंग, ऑप्शन सी है स्टिकिंग, एंड ऑप्शन डी है चिपिंग। देखिए काफी लोगों ने इसका भी आंसर देना शुरू कर दिया। देखिए आप लोग तो काफी एडवांस है यार, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूं ना आपके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए यानी कि केपिंग। क्या होता है केपिंग, केप होता है ना, केप टोपी, केप उतर जाना, है ना, तो केपिंग याद रखिएगा। जो कि टॉप पोर्शन अगर मान लो रिमूव हो गया तो केप उतर गई, यहाँ पे जैसे अपन ने पेन ने सिर पर और केप हटा लिया तो वो टॉप पोर्शन रिमूव हो गया। बॉटम पोर्शन भी हो सकता है, केपिंग वर्ड से आपको मालूम रहेगा। देखिए अगर हम इसकी टेबलेट की जो भी डिफॉर्मेलिटीज है उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहली आ जाती है आपकी केपिंग। केपिंग के अंदर क्या क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ टेबलेट, तो वो आपकी केपिंग कहलाएगी। सेकेंड आती है आपकी लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब क्या होता है, लेमिनेशन से सीधा सा लेयर वर्ड रखना है, लेमिनेशन फॉर लेयर, लेमिनेशन फॉर लेयर, यानी जो टेबलेट है आपकी ये अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो रही है। टेबलेट, ये टेबलेट है, इसकी अलग अलग लेयर्स फॉर्मेशन हो रही है,
ठीक है ना, ये अलग अलग लेयर्स में रह रही है, तो इसको हम बोलते हैं लेमिनेशन। ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, एल फॉर लेयर, एल फॉर लेमिनेशन, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। थर्ड होता है पिकिंग। पिकिंग क्या होता है, जब कभी भी टेबलेट बनती है, टेबलेट का फॉर्मुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे एक अपर पंच होता है और नीचे होता है लोअर पंच। ठीक है ना, और यहाँ पे आपकी टेबलेट बनती है। तो जब ये अपर पंच वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो ये क्या करता है, कुछ ग्रेन्यूल्स इस पंच के ऊपर चिपक जाते हैं जाते समय, तो ये नहीं पिक कर लेता है, ग्रेन्यूल्स को अपने साथ में पिक करके वापस ले जाता है। पिक है ना, उठा के ले जाना, तो चले जाते हैं। तो यहाँ पे टेबलेट का जो है ना एकदम स्मूथ सरफेस नहीं बन जाती है, कुछ ग्रेन्यूल्स पिकअप होकर इस पंच के अपर पंच के साथ में चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिकिंग। क्या कहते हैं, पिकिंग। तो पिकिंग इज मटेरियल इज पिक्ड अप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टेबलेट, इट इज कॉल्ड पिकिंग। इसी तरीके से स्टिकिंग। स्टिकिंग क्या होता है, जब यहाँ पे डाई है, यहाँ पे जहाँ पे डाई है जिसके अंदर ये आपकी टेबलेट बन रही है, ठीक है ना, इस डाई के अंदर, तो जब टेबलेट बन गई है, वापस हम इसको इजेक्ट कर देते हैं, अपर पंच ऊपर चला गया और टेबलेट को हम इजेक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तब जब बाहर निकलती है तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स क्या है, मान लो थोड़े से ज्यादा नमी वाले ग्रेन्यूल्स रह गए, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये निकलते समय यहाँ पे जो आपकी डाई वाल है इसके ऊपर चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे ना, स्टिक हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्टिकिंग। यानी मटेरियल ऑफ स्टिक्स, मटेरियल ऑफ टेबलेट स्टिक टू द वाल ऑफ डाई, तो स्टिकिंग कहलाएगा। इसी तरीके से एक होता है चिपिंग। चिपिंग कब होता है, जब कभी भी अपन टेबलेट को हैंडल करते हैं या फिर टेबलेट की कोटिंग करते हैं, तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं टेबलेट्स के, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेस प्रोसेस और ड्यूरिंग द हैंडलिंग और कोटिंग, तो उसको हम बोलते हैं चिपिंग। तो चिपिंग अकर्स व्हेन द एजेस ऑफ द टेबलेट्स ब्रेक ड्यूरिंग द प्रेस प्रोसेस और ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड कोटिंग इज कॉल्ड चिपिंग। तो ये आपका चिपिंग भी हो गया। तो ये सारे के सारे ऑप्शन है वो आपके एक्सप्लेन हो गए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे को नहीं लग रहा कि अब आपका गलत हो सकता है, आपके सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड सही होंगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व डू ह्यूमन हैव? इनमें से ह्यूमन के अंदर कितनी क्रेनियल नर्व्स होती है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 एंड ऑप्शन डी है 14। आपको बताना कि ह्यूमन के अंदर कितनी क्रेनियल नर्व्स होती है, 8, 10, 12 एंड 14। देखिए काफी लोगों ने इसका आंसर बता दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं बताया उनको मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि 12। देखिए 12 ह्यूमन के अंदर क्रेनियल नर्व होती है और वो अलग अलग होती है, इन सबका रोल भी अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ किसका रोल क्या होता है इसके बारे में भी। तो जो सबसे पहली नर्व होती है उसको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। फर्स्ट क्रेनियल, देखिए इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व ओल्फैक्टरी नर्व है। आप कभी भी ऐसे नहीं कि ओल्फैक्टरी नर्व को 4th नंबर पे ले जाओ या फिर तुम्हें नंबर पे ले जाओ, ठीक है ना। तो आपको ये इसी सीक्वेंस में याद करना, O3, पहली ओ, फिर दूसरी भी ओ, थर्ड भी ओ है ना। तो ओल्फैक्टरी नर्व का काम क्या होता है, ये स्मेल में काम आती है, ठीक है। सेकंड होती है ऑप्टिक नर्व। सेकंड नर्व होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व यानी कि विजन में काम आने वाली, ठीक है। थर्ड नर्व होती है ओक्यूलो मोटर नर्व। इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना, ध्यान रखें। ये आई का जो मूवमेंट होता है, आई का अंदर मूवमेंट होता है या फिर प्यूपिल का अंदर रिफ्लेक्स होता है, उसको कंट्रोल करती है ओक्यूलो मोटर नर्व। फिर आती है 4th नंबर की नर्व जिसको हम बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व भी आपकी आई मूवमेंट में ही काम आती है। 5th नंबर की जो रहेगी वो है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ पे पाई जाती है जो कि फेस के अंदर सेंसेशन में के बारे में बताती है, या फिर कोई व्यक्ति कुछ खाना खाता है या चेविंग करता है, चबाता है, तब जो नर्व काम आती है वो ट्राइजेमिनल नर्व रहती है। ये 5th नंबर की क्रेनियल नर्व है। फिर हम देखते हैं 6th नंबर की क्रेनियल नर्व जिसको हम बोलते हैं एब्ड्यूसेंस नर्व। ये भी आपकी आई मूवमेंट में ही काम आती है, एब्ड्यूसेंस नर्व। 7th नंबर की जो क्रेनियल नर्व रहेगी उसका नाम है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व कहाँ क्या करती है, फेस के मूवमेंट को या फिर टेस्ट को बताती है कि कैसा चल रहा है टेस्ट वगैरह, या फेस का मूवमेंट करवाती है नर्व। अब फिर 8th नंबर की क्रेनियल नर्व रहती है वो है ऑडिटरी नर्व। क्या रहती है, ऑडिटरी नर्व, ठीक है ना। इसको हम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व भी कहते हैं और ये हियरिंग और बैलेंस में काम आती है ना। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व भी बोलते हैं ऑडिटरी नर्व को। ऑडिटरी नर्व से रिलेटेड एक चीज मेरे को याद आ गई, देखिए जो आपने अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आपने पढ़ी होगी, अमीनोग्लाइकोसाइड जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, ये जितनी भी होती है ना, ये क्या करती है, इसका साइड इफेक्ट होता है, ये 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। ये देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, 8th क्रेनियल नर्व को
डैमेज करती है। ओके, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आ रहा है। एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हियरिंग लॉस या फिर ऑटोटॉक्सिटी करती है। क्या करती है? ऑटोटॉक्सिसिटी। लिखा हुआ आ रहा है ना, आप लोगों को दिख तो रहा है? अच्छा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑटोटॉक्सिटी करती है, तो ये भी पूछा गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, ये ऑटोटॉक्सिटी करती है ना, इसका पीछे रीजन क्या है कि ये एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है, ये आपकी ऑडिटरी नर्व को डैमेज कर देती है, यानी कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को डैमेज कर देती है। नाइन्थ क्रेनियल नर्व की बात करें तो उसका नाम है ग्लेसोफेरिंजियल नर्व, जो कि थ्रोट सेंसेशन में, टेस्ट में या फिर स्वेलोइंग में काम आती है। थ्रोट के अंदर क्या सेंसेशन है, टेस्ट कैसा है, या फिर कोई स्वेलोइंग कर रहा है तो वो कैसे है, उसमें काम आती है। जो आपकी 10th क्रेनियल नर्व होती है वो है वेगस नर्व, जो कि मूवमेंट, सेंसेशन और एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनका मूवमेंट और सेंसेशन में काम आती है। फिर आती है 11th नंबर की स्पाइनल एसेसरी नर्व, एंड जो कि नेक के मूवमेंट में काम आती है, स्पाइनल नर्व में है ना, नेक मूवमेंट में। इसके साथ ही 12th होती है हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि टंग के मूवमेंट में काम आती है। 12th नर्व हाइपोग्लोसल नर्व होती है, जो कि टंग के मूवमेंट में काम आती है। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी 12 क्रेनियल नर्व के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इससे रिलेटेड अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप इसका क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, मेरे को कंफर्म हो चुका है। तो आपको इसी सीक्वेंस में इनको याद करना है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी नर्व एंड लास्ट में हाइपोग्लोसल नर्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। Which among the following is an anti-dandruff agent? अरे, इनमें से कौन सा एक एंटी डेंड्रफ एजेंट की तरह काम आता है? काफी क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सी ड्रग एक एंटी डेंड्रफ एजेंट की तरह काम आती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है जिंक सल्फेट, ऑप्शन बी है सेलेनियम सल्फाइड, ऑप्शन सी है जिंक कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है सोडियम फ्लोराइड। जल्दी से इसका आंसर बताएगा, इनमें से कौन सी एक ड्रग एंटी डेंड्रफ एजेंट की तरह काम आती है? जिंक सल्फेट, सेलेनियम सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट एंड सोडियम फ्लोराइड। देखिए यहाँ पे आपका आंसर काफी लोगों ने सही दिया है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि सेलेनियम सल्फाइड। देखिए जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक सल्फेट कैसे काम आता है? एस्ट्रिंजेंट या फिर इमेटिक के रूप में काम आता है जिंक सल्फेट। सो सेलेनियम सल्फाइड आपका एंटी डेंड्रफ एजेंट हो गया, ठीक है ना। एंटी डेंड्रफ एजेंट सेलेनियम सल्फाइड होता है, ZPTO होता है। इसके अलावा सोडियम फ्लोराइड की बात करें तो ये आपका कैसे होगा? एंटी कैरिज एजेंट के रूप में, ये एंटी कैरिज एजेंट में रूप में काम आता है सोडियम फ्लोराइड, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। और एंटी डेंड्रफ एजेंट में ये आ गया आपका, देखिए सेलेनियम सल्फाइड, जिंक, अंडेसिलिनेट, बिथिनॉल, ये आपके एंटी डेंड्रफ एजेंट में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। द सडन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इन हार्ट मसल्स। अगर मान लो हार्ट मसल्स के अंदर अचानक से सोडियम का इनफ्लक्स हो, अंदर की तरफ सोडियम आयंस आता है, तो उससे क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है डीपोलराइजेशन, ऑप्शन बी है रीपोलराइजेशन, ऑप्शन सी है स्लो डीपोलराइजेशन एंड ऑप्शन डी है स्लो रीपोलराइजेशन। द सडन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इन हार्ट मसल्स रिजल्ट इन डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, स्लो डीपोलराइजेशन एंड स्लो रीपोलराइजेशन। देखिए इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। देखिए मैं हाँ, काफी लोगों ने इसका आंसर भी देना शुरू कर दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि डीपोलराइजेशन। क्या होता है? डीपोलराइजेशन। जब कभी भी सडनली सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है हार्ट मसल्स में, तो वो डीपोलराइजेशन करता है। देखिए अगर हम बात करें सोडियम, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, तो हार्ट के अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, इसके अंदर क्या क्या स्टेजेस होती है, क्या क्या फेजेस होती है उनके बारे में, और कहाँ पे क्या रहता है। तो देखिए सबसे पहला है 4th स्टेज, फेज 4 जिसे हम बोलते हैं, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। फेज 4 क्या है आपका? रेस्टिंग पोटेंशियल। इसमें सेल्स क्या होती है? रेस्ट कंडीशन में रहती है, और यहाँ पे डायस्टोलिक कंडक्शन होता है। ये आपका फेज 4 कहलाता है, ठीक है। फेज 4 के बाद में अचानक से क्या आता है? फेज 1, फेज 0। क्या आएगा? फेज 0। इसे हम बोलते हैं सोडियम का इन्फ्लक्स होना। क्या होता है इसमें? सोडियम का इन्फ्लक्स होना। ये आपका डीपोलराइजेशन स्टेज है। क्या है? डीपोलराइजेशन स्टेज। फेज 0 इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन स्टेज। और यहाँ पे क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल होगा, यानी कि सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा। ये ध्यान रखें, सोडियम इन्फ्लक्स होगा फेज 0 के अंदर। किसमें होगा? फेज 0 के अंदर। यहाँ पे अगर चाहे तो एग्जामिनर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि सडन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन हार्ट मसल्स में हो रहा है, तो वो कौन सी फेज है? तो वो फेज 0 है ना। ये भी आपको मालूम होना चाहिए।
यहाँ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होता है। बाद में होती है फेज फर्स्ट ये वाली जो एकदम सडन सी नीचे डिक्रीज हो रही है। इसमें पोटेशियम आयन इफ्लक्स होता है, यानी बाहर की तरफ आता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रैपिड इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल ओपन एंड क्लोज रैपिडली, जिसे हम बोलते हैं नॉच कंडीशन आती है। पोटेशियम चैनल ओपन होकर वापस क्लोज होता है रैपिडली, और पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होता है, पोटेशियम आयन बाहर आता है। फिर आपकी आती है सेकेंड स्टेज, फेज सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स। इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम अंदर की तरफ आता है। ये वाला जो फेज सेकेंड है ये कहलाता है रैपिड रिपोलराइजेशन, नहीं सॉरी स्लो रिपोलराइजेशन। ये क्या कहलाता है, स्लो रिपोलराइजेशन, जिसे हम प्लेटो फेज भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लेटो फेज कौन सी कहलाती है, तो फेज सेकंड आपकी प्लेटो फेज कहलाती है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स हो रहा है, कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट है लास्ट फेज, फेज 3, जिसे हम बोलते हैं रैपिड रिपोलराइजेशन फेज, यानी वापस आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो रैपिड रिपोलराइजेशन हो रहा है। ये आपका फेज 3 है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वो तो है डीपोलराइजेशन, और नीचे की तरफ आ रहा है वो क्या है, रिपोलराइजेशन। तो ये फेज 3 कहलाता है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम इफ्लक्स होता है वापस, पोटेशियम चैनल ओपन एंड पोटेशियम आयन लीक आउट। यहाँ पे तो देखिए थोड़ा सा ओपन हुआ था और क्लोज हो गया था, नोच कंडीशन आई थी, तब क्या होता है, हल्का सा रैपिड इनएक्टिवेशन हो गया सोडियम आयन का, और यहाँ पे हल्का सा ये ग्राफ नीचे की तरफ आया था, पोटेशियम इफ्लक्स हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो गया, पोटेशियम कंटिन्यू इफ्लक्स हो गया, ठीक है ना, पोटेशियम चैनल ओपन ही हो गया, वापस क्लोज नहीं हो रहा, तो पोटेशियम आयन लीक आउट होना चालू हो गया। तो अचानक से क्या होगा, आपका एक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ चला जाएगा, ये आपका नीचे की तरफ आ जाएगा नेगेटिव से, ठीक है ना। तो ये रैपिड रिपोलराइजेशन फेज कहलाएगी, फेज 4 कहलाएगी। फिर वापस आपकी रेस्टिंग पोटेंशियल, ये वाली फेज वापस रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाएगी। तो इस तरीके से फेज 4, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 होती है। फेज 0 में सोडियम इन्फ्लक्स होता है, मालूम रखें। फेज फर्स्ट में पोटेशियम इफ्लक्स होता है, फेज सेकंड में कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, फेज 3 में पोटेशियम इफ्लक्स होता है। तो फेज सेकंड आपकी स्लो रिपोलराइजेशन कहलाएगी, और फेज 3 आपकी फेज 2 आपकी स्लो रिपोलराइजेशन, और फेज 3 रैपिड रिपोलराइजेशन फेज कहलाएगी। तो इससे रिलेटेड मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को लग रहा है आप लोग अब आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सोटेंटेन रिएक्शन ऑफ एलोय इज आल्सो नोन एज। इनमें से सोटेंटेन रिएक्शन जो एलोय के अंदर होती है, एलोय प्लांट के अंदर सोटेंटेन रिएक्शन होती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक एसिड टेस्ट, ऑप्शन बी है नाइट्रस एसिड टेस्ट, ऑप्शन सी है ब्रोमीन टेस्ट, एंड ऑप्शन डी है बोरेक्स टेस्ट। जल्दी से बताइएगा, सोटेंटेन रिएक्शन जो एलोय के अंदर होती है उसे क्या कहा जाता है। देखिए काफी लोगों ने इसका आंसर बताना शुरू कर दिया, और जिन्होंने नहीं बताया है उनके लिए मैं हूं ना। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि बोरेक्स टेस्ट। क्या रहेगा, बोरेक्स टेस्ट। जो सोटेंटेन रिएक्शन होती है ना, उसको हम बोरेक्स टेस्ट भी कहते हैं। ये रहा बोरेक्स टेस्ट या फिर सोटेंटेन रिएक्शन। अब इसमें करते क्या है हम, देखिए वहां पे हम 5 ml टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, और उसके अंदर 0.2 ग्राम क्या मिलाएंगे, प्योर बोरेक्स, और फिर उसको हम जेंटली हीट करेंगे जब तक कि ये डिजोल्व नहीं होता है। जो बोरेक्स होता है वो डिजोल्व नहीं होता है, तब तक हम इसमें उसको हीट करेंगे, ठीक है। अब जब हीट हो गया, वो डिजोल्व हो गया, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इनटू टेस्ट ट्यूब विद फिल्ड विद डिस्टिल वाटर। जो भी आपका सॉल्यूशन बना उसे हम डिस्टिल वाटर के अंदर थोड़ा सा ट्रांसफर करेंगे, तो जो आपका ग्रीन कलर्ड फ्लोरेसेंस है वो आपकी फॉर्मेशन होने लग जाएगी। तो वो जो होती है उसका कारण होता है एलोय इमोडिन एंथ्रानोल की वजह से। अगर ये प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस आनी चालू हो जाएगी। क्या प्रेजेंट है, एलोय इमोडिन या फिर एंथ्रेनॉल प्रेजेंट है, तो वहां पे ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस आने लगेगी। जो भी आपने टेस्ट सॉल्यूशन लिया है उसमें 0.2 ग्राम प्योर बोरेक्स मिलाना है, और फिर उसको हीट करना है जब तक कि वो डिजोल्व नहीं हो जाए। फिर वो डिजोल्व हो गया तो उसको प्योर वाटर के अंदर, यानी जो डिस्टिल वाटर है दूसरी टेस्ट ट्यूब में, उसमें थोड़ी सी ड्रॉप डालनी। जैसे आप थोड़ी थोड़ी ड्रॉप डालोगे ना, तो अचानक से क्या होगा, ग्रीन कलर्ड फ्लोरेसेंस डेवलप होगी। तो आप समझ जाना कि एलोय इमोडिन इसके अंदर प्रेजेंस है। उसी को हम बोरेक्स टेस्ट कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम सोटेंटेन रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इंसुलिन इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में लास्ट में। इंसुलिन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है जिसके अंदर क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है 21 अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है 31 अमीनो एसिड, ऑप्शन सी है 41 अमीनो एसिड, एंड ऑप्शन डी है 51 अमीनो एसिड।
तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ना, उसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि 51 अमीनो एसिड। देखिए इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा है? पहले तो पेप्टाइड हार्मोन है, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, पेप्टाइड लिंकेज है, इसलिए इसको हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से, फ्रॉम आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट आउट होता है, कहाँ से होता है? बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स से क्या होता है? ग्लूकागोन। अल्फा सेल्स की बात करें तो वहां से होता है ग्लूकागोन, और बीटा सेल्स की बात करें तो वहां से क्या होता है? इंसुलिन। ठीक है ना। और ये कहां से होता है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से होता है प्रोड्यूस। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए इंसुलिन के अंदर टोटल मिला के 51 अमीनो एसिड होते हैं और वो 2 चेन में रहते हैं। 51 अमीनो एसिड इन 2 चेन्स। जो आपकी पहली चेन है ए चेन, यहाँ पे ये ए चेन है, ए चेन के अंदर टोटल मिला के 21 अमीनो एसिड है, और बी चेन के अंदर टोटल मिला के 30 अमीनो एसिड है। तो टोटल कितना हो गया? 21 प्लस 30 कितना हो गए? 51 अमीनो एसिड। तो चेन ए हैव 21 अमीनो एसिड, वाइल चेन बी हैव 30 अमीनो एसिड। अब देखिए इसके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज रहती है। डाइसल्फाइड लिंकेज यानी जो अमीनो ग्रुप, जिस अमीनो ग्रुप में सल्फर एटम होता है। देखिए पहले बताइएगा सल्फर एटम कौन कौन से अमीनो एसिड्स में होता है? सिस्टाइन एंड मिथ्योनिन, ये 2 अमीनो एसिड है, मिथ्योनिन एंड सिस्टाइन, जिसके अंदर क्या रहता है? सल्फर अमीनो एसिड रहता है। ठीक है ना। तो ये जो सिस्टाइन अमीनो एसिड है उसके बीच में क्या होती है? लिंकेज होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज, यानी 2 सल्फर एटम आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। तो टोटल मिला के 3 डाइसल्फाइड लिंकेज रहती है आपके इंसुलिन के अंदर, और वो कहाँ कहाँ रहती है? देखिए एक तो रहती है A7 और B7 पोजीशन पे, यानी ए चेन के अंदर ये 7th नंबर पोजीशन, और बी चेन के अंदर ये 7th नंबर पोजीशन, जो 16 अमीनो एसिड है उसके बीच में सल्फाइड लिंकेज रहेगी, SS एटम आपस में लिंक्ड है। दूसरा रहता है A20 एंड B19 के बीच में, यानी ए नंबर का जो 20th अमीनो एसिड है उसके बीच में, और दूसरा बी का जो 19th अमीनो एसिड है उसके बीच में। और तीसरा रहता है A6 और A11, यानी विद इन ए अमीनो एसिड चेन, यहाँ पे रहता है तीसरा डाइसल्फाइड लिंकेज A6 में और A11 के बीच में, इस तरीके से। तो 3 डाइसल्फाइड लिंकेज रहती है। कहाँ कहाँ रहती है? आपको ये चीज लर्न करनी है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कौन कौन सी पोजीशन पे रहती है, टोटल मिला के कितनी रहती है, टोटल कितने अमीनो एसिड है। ठीक है ना। और अमीनो एसिड में कौन कौन से है जिसके अंदर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन होते हैं, कौन कौन से हो गए? मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। है अल्फा सेल ग्लूकागोन रिलीज कर रही है, और बीटा सेल्स क्या कर रही है? पेनक्रियाज की इंसुलिन। पेनक्रियाज ध्यान रखना, पेनक्रियाज से रिलीज होता है ये हार्मोन। ये पेप्टाइड हार्मोन है क्योंकि ये कहां से? अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन, सिप्रोफ्लोक्सासिन लीजिए। सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्यूनोलिन ड्रग, ऑप्शन बी है क्यूनोलोन ड्रग, ऑप्शन सी है आइसोक्यूनोलिन ड्रग, एंड ऑप्शन डी है क्यूनोक्लिडीन ड्रग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिप्रोफ्लोक्सासिन कौन सी कैटेगरी का ड्रग है। 4 ऑप्शन आपके सामने आगे हैं। ऑप्शन ए है क्यूनोलिन ड्रग, ऑप्शन बी है यहाँ पे क्यूनोलोन ड्रग, ऑप्शन सी है आइसोक्यूनोलिन ड्रग, एंड ऑप्शन डी है क्यूनोक्लिडीन ड्रग। देखिए काफी लोगों ने इसका आंसर भी बताया है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ एक्यूरेट क्या आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, है ना। मेडिसिनल केमिस्ट्री आते ही काफी लोगों के आत्मा सूखने लग जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि क्यूनोलोन ड्रग। क्या रहेगा? क्यूनोलोन ड्रग। देखिए ये है आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या है? फ्लोरोक्यूनोलोन डेरिवेटिव। क्या है? फ्लोरो। देखिए फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, और ये है क्यूनोलोन, इसको हम बोलते हैं क्यूनोलोन। देखिए एक मिनट आप रुक जाएगा, मैं इसमें थोड़ा सा इसको अच्छे से तैयार कर देता हूँ। ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा रिंग क्या कहलाता है? क्यूनोलोन्स। ठीक है, ये क्यूनोलोन है। हाँ, जिसके अंदर क्यूनोलिन रिंग रहती है। रिंग तो क्यूनोलिन है, बाकी क्यूनोलोन्स है, क्योंकि डबल बॉन्ड ओ लग गया है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ नहीं होता और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये आपका क्यूनोलिन होता। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन पहली पोजीशन पे है तो क्यूनोलिन, और अगर सेकंड पोजीशन पे होता तो आइसोक्यूनोलिन। यहाँ पहली पोजीशन पे है, देखिए ये बेंजीन रिंग, और साथ में अगर दूसरी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जहाँ पे पहली पोजीशन पे नाइट्रोजन है, और मान लो ये वाली चीज नहीं है, 2 डबल बॉन्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो उसको हम बोलते हैं क्यूनोलिन।
और अगर मान लो नाइट्रोजन एटम इस पोजीशन पे है, यहाँ पे नहीं है ना, तो ये क्या कहलाता है, आइसोक्विनोलिन। और अगर यहाँ पे नाइट्रोजन एटम यहीं पे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो है, जैसा कि अभी यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, नाइट्रोजन एटम यहीं पे है और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं नहीं क्यूनोलोन, क्या बोलेंगे, क्यूनोलोन। अगर यहाँ पे होता तो आइसोक्विनोलोन बोलते हैं ना। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, क्यूनोलोन ड्रग है जिसके अंदर फ्लोरोक्विनोलोन पर्टिकुलरली फ्लोरीन एटम साथ में लगा हुआ है, इसलिए इसको हम फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव कहते हैं। समझ में आ गया होगा सबके। चलिए अब देख लेते हैं इसके अदर एग्जांपल कौन कौन सी फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव होते हैं। तो नॉरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, पेफ्लोक्सासिन, टेमीफ्लोक्सासिन, ये सारे के सारे फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव हैं और ये डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। किसको इनहिबिट करते हैं, डीएनए गायरेज एंजाइम को। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव या सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन कौन से एंजाइम को इनहिबिट करके अपना काम करती है, तो डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन इंपोर्टेंट डाइसाइक्लिक टर्पीन इज, इनमें से कौन सा एक इंपोर्टेंट डाइसाइक्लिक टर्पीन है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है लिमोनिन, ऑप्शन बी है पाइनिन, ऑप्शन सी है साइमिन एंड ऑप्शन डी है मीरिसिन। इंपोर्टेंट डाइसाइक्लिक टर्पीन इनमें से कौन सा है जिसके अंदर 2 साइकिल है, डाइसाइक्लिक। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डाइसाइक्लिक यानी 2 साइकिल्स होती है टर्पीन, कौन सा है इनमें से, लिमोनिन, पाइनिन, साइमिन एंड माइरिसिन। देखिए काफी लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन रहेगा, जल्दी से बताइएगा भैया, जल्दी से ऑप्शन बताइएगा कौन सा रहेगा। ओके, काफी लोगों ने इसका आंसर देना शुरू भी कर दिया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पाइनिन। कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी, पाइनिन। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं लिमोनिन की, देखिए सबसे पहले तो ये ऑल आर मोनोटर्पिन्स। क्या है, मोनोटर्पिन्स। मोनोटर्पिन्स किससे बनते हैं, सबसे पहले तो आइसोप्रीन यूनिट से बनते हैं, आइसोप्रीन यूनिट से। आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, C5H8। ये आपका आइसोप्रीन यूनिट है, इसका फॉर्मूला है। अगर यही आइसोप्रीन 2 आइसोप्रीन यूनिट आपस में मिलेगी तो वो क्या बनाएगी, मोनोटर्पिन्स। यानी मोनोटर्पिन्स हैव 2 आइसोप्रीन यूनिट हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। C5H8 की जगह क्या हो जाएगा, C10, 5 की जगह क्या हो जाएगा, डबल 10, H8 है तो डबल हो जाएगा H16। तो इसे हम बोलते हैं 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलकर बनाती है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोटर्पिन्स। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों चारों पांचों जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं चारों ही ये आपके मोनोटर्पिन्स के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए अगर मान लो इसकी 3 यूनिट बनती है, आइसोप्रीन की अगर 3 यूनिट मिले तो उसको हम बोलते हैं सेस्क्विटर्पिन। क्या बोलते हैं, सेस्क्विटर्पिन। ये भी आपको मालूम होगा। सेस्क्विटर्पिन का फार्मूला क्या हो गया, C15H24। ठीक है ना। अगर 4 यूनिट मिल जाती तो क्या बनता है, 4 यूनिट मिल जाती, C15H24 कर देना। थोड़ा सा मेरा फोटो आ रहा होगा पीछे तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे C15H24 है सेस्क्विटर्पिन में, है ना। और अगर मान लो डाइटर्पिन होती तो वहां पे क्या होता है, 4 यूनिट, यानी C20H32। ये होता है डाइटर्पिन। क्या होता है, डाइटर्पिन। ये तो पता चल गया आपको। अब हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में, मोनोटर्पिन्स के बारे में। जो टर्पिन्स यहाँ पे पूछा गया है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा इससे रिलेटेड। आइसोप्रीन यूनिट का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आइसोप्रीन में कितनी क्या स्ट्रक्चर होता है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। C5H8 होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कि ये जो मोनोटर्पिन्स है वो मोनोसाइक्लिक है, नहीं 2 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लिमोनिन की बात करें। लिमोनिन इस तरीके का होता है, बीटा लिमोनिन, R लिमोनिन और S लिमोनिन, 2 तरीके के दे रखे हैं। ये मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिन है, इसके अंदर साइकिल एक ही है, इसलिए इसको मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिन कहते हैं। अब ये पाइनिन, पाइनिन क्या है, बाईसाइक्लिक या फिर डाईसाइक्लिक मोनोटर्पिन। ये देखिए अल्फा पाइनिन, इधर ये बीटा पाइनिन। तो इसके अंदर देखिए साइकिल्स बन रही है, 2 साइकिल है, तो इसलिए हम बोलते हैं बाईसाइक्लिक या फिर डाईसाइक्लिक टर्पिन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, पाइनिन। इसी तरीके से हम बात करें साइमिन की, साइमिन ये रहा, पैरासाइमिन। अगर मान लो यहाँ पास में होते तो ओर्थासाइपिन, मेटासाइमिन, पैरासाइमिन, ये दोनों पैरा पोजीशन पे है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पैरासाइमिन, है ना। ये क्या है, एल्काइल बेंजीन रिलेटेड टू मोनोटर्पिन्स। ये एक प्रकार का एल्काइल बेंजीन है जो कि मोनोटर्पिन से रिलेटेड है। और लास्ट में हो गया माइरिसिन, ये भी आपका क्या है, टर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स।
ये भी आपका मोनोट्रोपिन से। बाकी इसमें क्या है, रिंग में फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मायरिसिन में, ये मायरिसिन है, इसमें रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये क्या है, मोनोट्रोपिन विदाउट रिंग। मायरिसिन क्या है, मोनोट्रोपिन विदाउट रिंग। तो इस तरीके से आप सबको समझ में आ गया होगा। डाइसाइक्लिक ट्रपिन कौन सा हो गया, पाइनिन। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन हो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग। इनमें से कौन सी ड्रग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्लाज्मोडेस्माटा का प्रेजेंट होना। इनमें से कौन सी ड्रग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। चार ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए है सीना, ऑप्शन बी है डिजिटेलिस, ऑप्शन सी है जिंजर एंड ऑप्शन डी है नक्स वोमिका। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है वो आपको बताना है। देखिए काफी लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि नक्स वोमिका। क्या रहेगा, ऑप्शन डी नक्स वोमिका। इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। देखिए अगर हम प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो ये इस तरीके से दो सेल्स के बीच में इस तरीके से मान लो एक तरफ से दूसरी तरफ का मूवमेंट होता है, तो ऐसा जो पाथवे होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें नक्स वोमिका के, तो इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो लिग्निफाइड यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लिग्निफाइड यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स किस में होते हैं, तो वो भी मालूम होना चाहिए, प्लाज्मोडेस्माटा में होते हैं। कोलेप्स सेल लेयर इन सीड कोट, वो भी प्लाज्मोडेस्माटा में होती है, नहीं सॉरी इसमें नक्स वोमिका में होती है। लिग्निफाइड यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम आपका नक्स वोमिका में होगा। कोलेप्स सेल लेयर इन सीड कोट नक्स वोमिका में होगा। और एंडोस्पर्म भी यहाँ पे बना हुआ होगा पॉलीहेड्रल लिग्निफाइड सेल से, जिसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट रहेंगे। और इसके अंदर एल्यूरोन ग्रेन्स और ऑयल ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट रहेगी। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं नक्स वोमिका के, तो इन सबको आपको याद रखना है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है कि नक्स वोमिका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको ध्यान रखने हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का तो स्पेशली कई बार पूछा गया है ना। साथ ही साथ लिग्निफाइड यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स का भी कई बार पूछा गया है। एल्यूरोन ग्रेन्स का भी पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कोल्चिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोल्चिकम इनमें से किसका एक एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। कोल्चिकम इसमें से किसका एक एग्जाम्पल है। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है इंडोल एल्कलॉइड्स, ऑप्शन बी है क्यूनोलिन एल्कलॉइड, ऑप्शन सी है ट्रोपेन एल्कलॉइड एंड ऑप्शन डी है अमीनो एल्कलॉइड। जल्दी से इसका आंसर बताना है कि कोल्चिकम इनमें से किसका एग्जाम्पल है। देखिए आपने काफी लोगों ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि अमीनो एल्कलॉइड। कौन सा रहेगा, अमीनो एल्कलॉइड। देखिए कोल्चिकम को हम मिडो सेफ्रॉन भी बोलते हैं। कई बार इसका क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछा गया है कि इनमें से मिडो सेफ्रॉन सीड कौन सा है, तो कोल्चिकम को हम मिडो सेफ्रॉन सीड बोलते हैं, या फिर ऑटम क्रोकस भी बोलते हैं। ये राइप सीड ऑफ कोल्चिकम ल्यूटियम से ऑब्टेन होता है, या फिर कोल्चिकम ऑटमले से ऑब्टेन होता है, जिसकी फैमिली होती है लिलियेसी। कौन सी फैमिली होती है, लिलियेसी फैमिली का प्लांट है कोल्चिकम, जिसे हम मिडो सेफ्रॉन सीड या फिर ऑटम क्रोकस भी बोलते हैं। ये राइप सीड से ऑब्टेन होता है, कोल्चिकम ल्यूटियम या फिर कोल्चिकम ऑटमले से। इसके अंदर ट्रोपोलोन एल्कलॉइड्स होते हैं या फिर अमीनो एल्कलॉइड्स होते हैं, जिसे हम कोल्चिसिन भी कहते हैं। अमीनो एल्कलॉइड या फिर ट्रोपोलोन, यहाँ पे ट्रोपेन दे रखा है, ट्रोपोलोन होते हैं, ये ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए कोल्चिसिन इज यूज्ड इन गाउट। कोल्चिसिन कहाँ काम आता है, गाउट के अंदर, या फिर रियूमेटिज्म में काम आता है। और ये पॉलीप्लॉइडी भी इंक्लूड करता है। क्या इंड्यूस करता है, पॉलीप्लॉइडी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। पॉलीप्लॉइडी जनरेट करता है कोल्चिसिन, है ना, और ये गाउट और रियूमेटिज्म में काम आता है। तो इस तरीके से हमने लगभग 20 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिए और इनसे रिलेटेड सारे एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखे, जिससे कि कम से कम हमारे 100+ क्वेश्चंस तैयार हो गए 1 घंटे के अंदर। तो देखिए आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन जो गोल्डन क्वेश्चन है उसके बारे में भी बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो गोल्डन क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एम्स अचीवर्स बैच, एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का एक अचीवर्स बैच है, उसको लॉन्च किया है। उसमें काफ़ी क्लासेज हम करवा रहे हैं, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी। तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसे ज्वाइन करें। और साथ ही ज्वाइन करते समय राम प्रकाश 10 कोड डाल के ज्वाइन करें, जिससे कि आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास का जो गोल्डन क्वेश्चन है वो है मा हुआंग इज द सिनोनिम फॉर। ऑप्शन ए है कन्वोलुलस माइक्रोफाइलस,
ऑप्शन बी है पिकोराइजा कुरो, ऑप्शन सी है एफेड्रा सिनिका एंड ऑप्शन डी है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है वो जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपके इनमें से ईमानदारी से 20 में से कितने राइट क्वेश्चन हुए हैं। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।